बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। कोशिश करूँगा कि जितने कम टाइम में अपनी बात कह सकूं। सबसे पहले तो डोगर साहब, बार बार डिस्टर्ब ना कीजिए डोगर साहब। तो मैं तो मुकदमा जीत गया हूँ जी। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बजट के बारे में काफ़ी स्पीचेस हुई हैं, कुछ शायद रह भी गई हों, लेकिन इनिशियली अगर बजट के कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि बजट होता क्या है या बनाया कैसे जाता है या उसकी बेसिस क्या होती है, कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर तारिक फजल साहब प्लीज तशरीफ रखें। अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो आप जाके अवाम से पूछें कि आया आपकी ज़िंदगी कोई बेहतर हुई है पिछले 2-3 साल में या 4 साल में या ख़राब हुई है। बेचारे बिजली के बिल, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, हर एक चीज़ गलत तरफ जा रही है, तो उसमें इकॉनमी कहाँ से ठीक हो सकती है। और अगर इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो टैक्सेस कहाँ से हुकूमत इकट्ठी करेगी और आवाम पे पैसा कहाँ से लगाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं और उसके बाद लोकल इन्वेस्टर की भी, जिस मुल्क से हर एक आदमी भागने के चक्कर में है, जो गरीब है बेचारा रोजगार के लिए यूरोप जाते हैं, कश्तियों में डूब जाते हैं, समंदर में मर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यहां कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा और वो बाहर जा रहे हैं। जो सरमायादार है अपना एक घर या एक बेसिक एक फैक्ट्री यहां छोड़ के, उसके अलावा जो दुबई जा सकता है, जो यूएस जा सकता है, यूरोप जा सकता है, तो अब जिस मुल्क से गरीब आदमी भी भागने के चक्कर में है, जिस मुल्क से अमीर आदमी भी भागने के चक्कर में है, वहां क्या इकॉनमी ग्रो करेगी और वहां पे क्या टैक्सेस इकट्ठे होंगे और वो कैसे अवाम पे लगेगी। जिस मुल्क में आप ये तवक्को करते हैं कि जी इन्वेस्टर आएगा और हमारा ये ख्याल है कि हम पीटीवी को, हम मीडिया को कंट्रोल करके बड़ी रोजी पिक्चर दिखाएंगे दुनिया को, क्या दुनिया को ये नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला हुआ है। क्या पूरी वो किधर आएंगे, हमने तो आज तक इसकी कोई वो नहीं देखी। अच्छा, जो सीपैक का गेम चेंजर कहा जा रहा था कि सीपैक एक गेम चेंजर है, 45 अरब डॉलर आएगा, उससे क्या गेम चेंज हुई गरीब आवाम के लिए। गेम चेंज हुई सिर्फ चंद बिजली बनाने वाले कारखानों के लिए, उनके मालिकान के लिए। आवाम के लिए तो कोई गेम चेंज नहीं हुई। आवाम के लिए तो 70 साल से वही गेम है और वही वो चल रही है। अशराफिया के लिए गेम चेंज होती रहती है, कभी एक पार्टी वाले आके कमा लेते हैं, कभी दूसरी पार्टी वाले आके कमा लेते हैं, आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर पे मैं आऊंगा आईएमएफ पे। आईएमएफ पे जो बजट हम बनाते हैं वो आईएमएफ के गाइडलाइंस पे बनाते हैं। अब आईएमएफ ठीक करती है कि जी आप ये चीजें ठीक करें फिर हम आपको लोन देंगे, लेकिन बहुत से ममालिक ने मजबूरी में, स्पीकर साहब मेरे ऊपर मजबूरी आती है, कारोबारी, बच्चे बीमार, खुदा न खास्ता, मैं जरूरत के लिए कर्जा ले लेता हूं, लेकिन वो कर्जा मैं सिर्फ उस वक्ती तौर पे अपना मसला हल करने के लिए लेता हूं, अपना सिस्टम ठीक करता हूं और वो कर्जा वापस दे देता हूं। इसलिए मैं कर्जा नहीं लेता कि मैं सारी उम्र कर्जा लेता रहूंगा। पाकिस्तान ने 1958 में जुलाई 11 को पहली दफा आईएमएफ से कर्जा लिया और आज तक कर्जा ले रहा है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कर्जा लेके अपना हाउस इन ऑर्डर किया, अपना सिस्टम ठीक किया, आईएमएफ को पैसा वापस किया और वो इस वक्त डेट फ्री है। लेकिन पाकिस्तान ने, चेयरमैन राना इब्रार साहब तशरीफ रखें प्लीज, आवाज एको कर रही है वहां पे आपकी। चेयरमैन साहब थैंक यू। शुक्रिया स्पीकर साहब। पाकिस्तान ने 25 दफा आईएमएफ से पैसा लिया, कर्ज लिया और आज तक ले रहे हैं। अब इसमें जरूरी चीज यह है कि जितनी हमसे भी गलतियां हुई,
हमने भी 3.5 साल में गलतियां की, लेकिन ये 1958 में तो इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। ये जो 24-23 दफा IMF से पैसा लिया गया, ये तो इमरान खान साहब की हुकूमत में, PTI की हुकूमत में नहीं लिया गया। ये तो यहां पे जो 2-3 पार्टियां बैठी हुई हैं, इनके अद्वार में लिया गया। हम अपनी 3.5 साल होता रहा, 3.5 साल के लिए हम माफी मांगेंगे, लेकिन 35-40 साल का इनको आवाम को हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जी सारी चीजें आप इमरान खान पे और PTI पे डाल दें। मैं आखिरी एक, इस वक्त जो हमारे सूबे का, हमारे हलकों का सबसे बड़ा मसला है, वो बिजली का है, लोड शेडिंग का है। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। ये मेरे ख्याल में सारे हमारे यहां पे जो बैठे हुए हैं KP से, लोगों के घरों के सामने एहतजाज होते हैं। पंजाब में भी ऑलमोस्ट शायद यही हालत हो। हमें जवाब में कहा जाता है कि जी यहां पे बिजली की चोरी ज्यादा है, इस वजह से हम यहां पे लोड शेडिंग ज्यादा करते हैं। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि चोरी मैं करूं और उसकी सजा या जरताज गुल साहिबा को मिले या आमिर डोगर साहब को मिले। अगर मैं चोरी करता हूं, मुझे सजा दें। आप जो पूरा बिल दे रहे हैं, आप उसकी बिजली क्यों बंद कर रहे हैं? असल चीज तो यह है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि बिजली का स्पीकर साहब, आप या मैं या कोई भी आदमी बगैर वापडा के, पेस्को के, इनके एहलकारों से मिले बगैर क्या कोई चोरी कर सकता है? बिजली के स्विच में कोई हाथ डाल सकता है? सारे मिले हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने पहले भी पूछा था कि मुझे आप बताएं कि कितने लोग आपने फारिग किए हैं जो कि बिजली की चोरी में मुलविस हैं पेस्को से। एक मुझे एक्सीएन बता दें, एक मुझे लाइनमैन बता दें, एक मुझे SDO बता दें। बिजली वालों को साथ मिला के अगर कोई चोरी करता है, पहले अपने लोगों को फारिग करें, उसके बाद अवाम के पास जाएं। दूसरे नंबर पे उसकी भी वजह है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, लोड शेडिंग होती है, हल्के वाले आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि जी ये तो फेडरल गवर्नमेंट का मसला है और यहां के मिनिस्टर हैं, यहां का इदारा है, वो उससे जान छुड़ा लेते हैं कि जी चोरी ज्यादा होती है। अब अगर आपकी हुकूमत है, आपका इदारा है, आपकी डिपार्टमेंट है, आपकी मिनिस्ट्री है, फिर आप ले रिस्पॉन्सिबिलिटी। आए यहां पे वैस लगारी साहब आते हैं, जो भी हुकूमत का नुमाइंदा है, और वो कहे कि हां जी ये लोड शेडिंग हम कर रहे हैं, ताकि हमारे ऊपर तो ब्लेम ना आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और गालियां हमें पड़ती हैं, तो कम से कम आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी। सिर्फ ये नहीं होता कि आप अथॉरिटी एंजॉय करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। बिजली का मसला, फिर अगेन हम हल्के वालों को कहते हैं कि जी आपके हल्के में या कुंडे लगे हुए हैं या चोरी ज्यादा होती है। वो आगे से कहते हैं कि जी हम 70 रुपए 80 रुपए यूनिट बिजली नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारी 30,000 तनख्वाह है, 15,000 बिजली का बिल आ जाता है। बच्चों की फीस कहां से दें, बच्चों का इलाज कहां से कराएं? अब वो भी जायज बात कर रहे हैं। बिजली क्यों 70-80 रुपए तक पहुंची? इस मुल्क का सबसे बड़ा डाका, ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका जो ये IPPs ने डाला है और जो IPPs कंटिन्यू हो रही हैं, इससे बड़ा डाका कोई पाकिस्तान पे ना पड़ा है ना कभी पड़ेगा। वजह उसकी ये है, आपने मुआहदे किए, कुछ लोगों को फायदा हुआ। कैपेसिटी टैक्स में पिछले साल 2 ट्रिलियन रुपीस गए हैं, बल्कि 8 ट्रिलियन रुपीस आप डेट सर्विसिंग में देते हैं। 8 ट्रिलियन रुपीस जो कर्जा हम लोगों ने लिया हुआ है, 8,000 अरब। अब 8,000 अरब रुपए को ये M&As के इंटरेस्ट के लिए 8,000 अरब को अगर आप 268 पे डिवाइड करें, 268 पे हल्के के हम फंड मांगते हैं, 268 पे अगर 8,000 अरब को आप डिवाइड करें, एक हल्के के हिस्से में एक साल में 30 अरब रुपए आते हैं।
आप अंदाजा करें कि 30 अरब रुपए से आपके हल्के में कितने अस्पताल बन सकते हैं, कितने स्कूल बन सकते हैं, कितनी रोडें बन सकती हैं। और एक साल 30 अरब लगे, दूसरे साल 30 अरब लगे, तीसरे साल 30 अरब लगे, 5 साल में आपका हल्का पेरिस बन सकता है। लेकिन ये गलत पॉलिसीज के नतीजे में ये सारा कुछ होता रहा। मैं समझ गया हूं स्पीकर साहब, वाइंड अप कर रहा हूं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो 7000 मेगावाट सरप्लस है, जिसकी कैपेसिटी पेमेंट हमें करनी पड़ती है, 7000 मेगावाट, अब ये 7000 मेगावाट उसकी हमने वैसे भी पेमेंट करनी है। उसी 7000 मेगावाट को आप कम से कम 20 रुपए 25 रुपए इंडस्ट्री को दे दें, इंक्रीमेंटल पे दे दें। कम से कम इंडस्ट्री चलेगी, एक्सपोर्ट होगी, कुछ आएंगे डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। और आखिर में स्पीकर साहब, टोबैको पे आपने बात कर ली है। मैं सिर्फ एक चीज आखिर में कि मैं ये कंक्लूड करूंगा इस चीज पे कि अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होगी, इस मुल्क में इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, इस मुल्क करने देते हैं, इस तारीख पे आ जाएं, आपको ना मारपीट होगी, ना दहशतगर्दी के पर्चे होंगे, और इसी तरह मुस्लिम लीग भी करे। अगर डेमोक्रेसी है तो इकॉनमी होगी, मुल्क बेहतर जाएगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इस मुल्क को आगे बढ़ने का। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब।